राहुल सदस्यवान की फिल्म डाइस एरे, जिसमें प्रणव मोहनलाल लीड रोल में है, एक मलयालम हॉरर फिल्म है। इसकी कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे उसके पास्ट की आत्मा तंग कर रही है। रोहन की जिंदगी पूरी तरह बिगड़ गई जब उसे पता चला कि उसकी क्लासमेट कनी की मौत हो गई है। रोहन ने दिखाया कि उसे इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर कहीं न कहीं उसे लगा कि क्या उसने कनी के साथ गलत किया था। जब स्कूल के पुराने दोस्तों ने पार्टी रखी तो रोहन और कनी की दोबारा मुलाकात हुई। उन्होंने फिर से बात करनी शुरू की और इस तरह फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। वो एक दूसरे के करीब आए और थोड़े वक्त के लिए इनका अफेयर चला। कनी को रोहन से प्यार हो गया। जब उसने रोहन से शादी करने की जिद की तो रोहन ने उससे बात करनी बंद कर दी। कनी उसे बार बार कॉल और टेक्स्ट करती, पर कुछ वक्त बाद उसने रोहन से कांटेक्ट करना पूरी तरह बंद कर दिया। कनी ने अपनी जान ले ली। वो एक कुएं में कूद गई। उसकी लाश 2 दिन बाद मिली। रोहन को जब ये सब पता चला, उसने कनी के पेरेंट्स से मिलने का फैसला किया। रोहन उसके रूम में गया। उसके डेस्क पर एक रेड हेयर क्लिप रखी थी। वो उसे उठाता है सिर्फ याद के लिए, लेकिन रोहन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसे लगने लगा कि जैसे कोई आत्मा हमेशा उसका पीछा कर रही है। रोहन ने मान लिया कि कनी की आत्मा उसका पीछा कर रही है और बहुत जल्दी ही हालात काबू से बाहर हो गए। आत्मा रोहन को बहुत टॉर्चर कर रही थी। उसने रोहन के हाथ पर काटा, उसकी बॉडी को कमरे में घसीटा और लगभग उसका दम घोट दिया। रोहन को याद आया कि कनी हमेशा उसके बालों को सहलाती थी और उसे अक्सर लगता था कि आत्मा भी उसके बालों में उंगलियां चला रही है। इसलिए उसने अपना सिर मुंडवा लिया, लेकिन आत्मा को दूर रखने के लिए ये काफी नहीं था। रोहन ने कनी के पड़ोसी मधु से सलाह ली। मधु रोहन के पिता शंकर को जानता था। रोहन को लगा कि मधु उसकी फैमिली को जानता है तो शायद वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाएगा। रोहन पर जो गुजर रही थी, मधु को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसे ये क्लियर था कि कनी की आत्मा संतुष्ट नहीं है और इसलिए रोहन को उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। मधु को लगा कि कनी की आत्मा की शांति के लिए 16 दिन की पूजा अगर होगी तो उसके बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। रोहन हर रात जागता रहा। उसने सोचा कि अगर वो सो गया तो आत्मा उसे फिर से परेशान करना शुरू कर देगी। उसने उस रात अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया और यहाँ तक कि कनी के भाई किरण को भी अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया। कनी की लाश देखने के बाद किरण बहुत परेशान था और ये साफ था कि उसे सोने में और अपने रोजमर्रा के कामकाज में मुश्किल हो रही है। जब उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो कितना प्रेशर फील कर रहा है, वो फूट फूट कर रो पड़ा। रोहन किरण को ड्रिंक देने की सोच रहा था कि अचानक उसने देखा कि कोई ताकत किरण की शर्ट खींच रही है। इससे पहले कि रोहन कुछ रिएक्ट कर पाता, किरण बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी टांगे टूट गई। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। रोहन ने नेचुरली इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उस रात जब रोहन घर वापस आया तो उसने पहली बार उस आत्मा की परछाई देखी, पर उसे हैरानी हुई कि वो एक लंबा, पतला और बिना सिर का आदमी था। रोहन और मधु हैरान थे कि उस आदमी का भूत उसका पीछा क्यों कर रहा है और उन्होंने साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। मधु के पिता एक पुजारी हुआ करते थे और मधु में कुछ भविष्य देखने वाली क्वालिटीज हैं। उसने कनी की मौत की भविष्यवाणी भी की थी, पर वो अपने इस हुनर को दुनिया से छुपा कर रखना पसंद करता है। मधु ने सोचा जो कोई भी रोहन का पीछा कर रहा है उसका कनी से गहरा रिश्ता है, क्योंकि ये सब तब शुरू हुआ जब रोहन ने कनी के घर से हेयर क्लिप उठाई। तो उसने गेस किया कि शायद तब से वो भूत रोहन पर नजर रख रहा है। हो सकता है वो कनी के कमरे में छिपा हुआ था और जब रोहन ने कनी की जुड़ी चीज ली तो वो बहुत गुस्सा हो गया। मधु और रोहन ने क्लूज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कनी की रेपुटेशन ऐसी थी कि वो शांत रहती थी और आदमियों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। लेकिन जल्दी ही इन्हें पता चला कि एक पतला लड़का था जिसके घुंघराले बाल थे और उसे 2 दिनों तक डांस क्लास में कनी को घूरते हुए देखा गया था। बाद में इन्हें पता चला कि वो आदमी पास के एक प्रिंटिंग शॉप में काम करता था और उसका नाम फिलिप था। शॉप के मालिक के मुताबिक फिलिप दुबई चला गया था और उसके बाद से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मधु को याद आया कि कनी की काम वाली एल्सेम्मा जो पड़ोस में रहती थी, उसने भी जिक्र किया था कि उसका बेटा काम के लिए दुबई गया है। उसने रोहन को एल्सेम्मा से बात करने को कहा ताकि वो फिलिप से कनेक्ट करने का कोई तरीका ढूंढ सके। एल्सेम्मा थोड़ा हिचकिचा रही थी जब रोहन ने उससे दुबई एजेंट का नंबर मांगा। उसने नंबर ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। इस बीच रोहन की नजर वहां रखी मनु की फोटो पर पड़ी। वो एक लंबा, पतला, घुंघराले बालों वाला लड़का था और रोहन ने समझ लिया कि मनु का ऑफिशियली नाम फिलिप है। रोहन चुपके से उस घर में घुसा और एक दरवाजे की कुंडी खोली, जहां उसे लगा कि उसे फिलिप का कोई क्लू मिल सकता है।
जब वो उस कमरे में घुसा तो रोहन शॉक्ड रह गया। बिस्तर पर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। ये साफ था कि ये फिलिप यानी मनु की बॉडी है, पर उसका स्केलेटन घर में क्यों था? और एल्सेम्मा ने अपने बेटे के दुबई में होने का झूठ क्यों बोला? रोहन इन सवालों का जवाब ढूंढ रहा था। जब तक वो समझ पाता कि हो क्या रहा है, एल्सेम्मा ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर गया। पूरे कमरे में मंत्र लिखे हुए थे। एल्सेम्मा बार बार डाइज एरे के श्लोक पढ़ रही थी। वो अपने बेटे मनु के लिए कोई जादुई रिचुअल कर रही थी। शायद वो इसलिए ये श्लोक पढ़ रही थी ताकि मनु की आत्मा को उसकी अधूरी इच्छा पूरी करने में मदद मिले, या उसे इस दुनिया से बंधे रखने के लिए। ये भूत को ताकत देने का एक तरीका हो सकता है। जब रोहन को होश आया, एल्सेम्मा ने समझाया कि उसका बेटा कनी से ऑब्सेस था, लेकिन उसे कभी अपने दिल की बात बताने का मौका ही नहीं मिला। वो दूर से चुपचाप उसे देखता रहता था और उसके साथ रहने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन जल्दी ही मनु बीमार पड़ गया और उसकी हालत वक्त के साथ और खराब होती चली गई। एल्सेम्मा ने देखा कि उसके बेटे की आंखों में चमक तभी आती थी जब वो कनी की कोई छोटी सी चीज लाती थी। धीरे धीरे वो पूरा कमरा कनी के छोटे मोटे सामान से भर गया। एल्सेम्मा का मानना था कनी के पास होने की चाहत ने ही उसे जिंदा रखा था। एक दिन जब वो कनी की पायल लाई जो वो डांस परफॉर्मेंसेस के लिए पहनती थी, तो मनु बहुत खुश हुआ। उसे दूर से कनी को नाचते हुए देखना पसंद था और घुंघरू की आवाज उसे उसके करीब महसूस कराती थी। इससे ये पता चला कि जब भूत रोहन का पीछा कर रहा था तो उसे पायल की आवाज क्यों सुनाई दे रही थी। मनु बच नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा लिया था कि वो उसकी लाश को दफनाए नहीं, क्योंकि वो इंसानों की दुनिया में जीते रहना चाहता था। मनु को पता था कि उसके मरने से उसका एंड नहीं होगा और कनी के छोटे मोटे सामान उसे हमेशा इंसानी दुनिया से जोड़े रखेंगे। एल्सेम्मा ने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी की और उसकी बॉडी को संभाल कर रखा, और इसलिए उसकी आत्मा जमीन पर घूमती रही और उन लोगों को तंग करती रही जिन्होंने कनी की किसी भी चीज को छुआ या अपने पास रखा। एल्सेम्मा ने अपने बेटे की बॉडी के पास किसी को आने नहीं दिया, इसलिए उसने सोचा कि रोहन को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ जान चुका है। उसने रोहन के लिए एक कब्र खोदी। शुक्र है एन मौके पर मधु आ गया। इससे पहले की हालत और बिगड़ती, उसने रोहन को होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही मधु को पता चला कि एल्सेम्मा क्या कर रही है, उसे एहसास हुआ मनु की आत्मा को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, उसके पैरों से घुंघरू निकालना, क्योंकि यही चीज उसे इस दुनिया से बांधे हुए है। लेकिन पायल निकालना लगभग नामुमकिन है। तो मधु ने रोहन से एक तेज चीज लाने को कहा। जब रोहन किचन में चाकू ढूंढ रहा था तो एल्सेम्मा ने उस पर एक बार फिर हमला किया। दोनों के बीच हाथापाई हुई और रोहन ने एल्सेम्मा को जोर से धक्का दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गई। जब तक रोहन हंसिया लेकर कमरे में पहुंचा, मधु जमीन पर पड़ा हुआ था और लगभग उसका दम घुट रहा था। मनु की आत्मा कमरे में थी और वो जाने को तैयार नहीं था। रोहन ने हार नहीं मानी। जब वो पायल नहीं निकाल पाया तो उसने आखिर में स्केलेटन को ही काट दिया। उसने मनु के पैरों को अलग किया और उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया। इसके फौरन बाद ही मनु की आत्मा छत के जरिए घर से निकल गई। घर में आग फैलनी शुरू हो गई और मनु की बॉडी आखिरकार सबसे अनोखे तरीके से जल गई। एल्सेम्मा मजबूरी में अपने बेटे की लाश को राख होते देखती रही। हालांकि कमरे में आग लग चुकी थी, पर वो वहां से जाने को तैयार नहीं थी। डाइज एरे के आखिर में रोहन ने एल्सेम्मा की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसका मतलब था कि उसने उसे माफ कर दिया। एक माँ होने के नाते एल्सेम्मा को अपने बेटे को छोड़ने में मुश्किल हो रही थी और रोहन ने उसे हमदर्दी जताई। रोहन ने अपनी फैमिली के पास जाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की टिकट बुक कर ली। जाने से पहले वो आखिरी बार मधु से मिला। उसने मधु का शुक्रिया किया कि उसने रोहन की हेल्प करने के लिए इस हद तक चला गया। हालांकि मधु ने कॉन्ट्रैक्टर का काम जारी रखा। उसने रियलाइज किया कि वो ब्लेस्ड है और उसने अब भूत आत्माओं से परेशान लोगों को सलाह देना शुरू कर दिया। हमें ये भी पता चलता है कि एल्सेम्मा शहर छोड़कर अपने भाई के पास चली गई। डाइज एरे के आखिर में जैसे ही रोहन यूएस जाने के लिए निकलने वाला था, उसने एक हेयर क्लिप की आवाज सुनी। वो अपने कमरे में गया और देखता है कनी की लाल हेयर क्लिप उसके बेड पर पड़ी है। आखिरी सीन में एक औरत की आवाज ने रोहन को बुलाया, जिससे ये इशारा मिलता है कि ये पागलपन अभी खत्म नहीं हुआ। हेयर क्लिप और उस औरत की आवाज इस बात की तरफ हिंट करती है कि शायद ये कनी की आत्मा है। शायद वो रोहन को इस पहेली को सुलझाते हुए मजे से देख रही थी और आखिरी मिनट तक रुकी रही, ये रिवील करने के लिए कि सिर्फ मनु ही उसे तंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो भी शामिल थी। शायद वो रोहन को कभी भुला नहीं पाई और जब वो इंसान के रूप में उसके साथ नहीं रह पाई तो उसने खुदकुशी कर ली,
सिर्फ इसलिए ताकि वो भूत बनकर उसे तंग करती रहे। शायद मनु की आत्मा ने कनी से कांटेक्ट किया था और इस तरह उसे पता चला कि आत्मा बनकर वो छिप सकती है और उस आदमी पर हमेशा नजर रख सकती है जिससे उसने प्यार किया था। लेकिन रोहन कनी की आत्मा को कैसे मुक्ति देगा? क्या कोई चीज या कोई इंसान उसकी आत्मा को इस दुनिया में फंसाए रखने में मदद कर रहा था? क्या किरण कुछ ज्यादा जानता था? क्या कनी ने उसे किसी तरह ब्लैकमेल किया था? क्या इसलिए उसने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपनी परेशानी के बारे में कुछ कहा तो वो उसे मार देगी? इस तरह के सवाल हमारे मन में रह गए हैं, पर एक बात साफ है, रोहन की जिंदगी आसान नहीं होने वाली और उसे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मधु से बहुत जल्द मिलना पड़ेगा, शायद पार्ट 2 में। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिल्मी स्टोरी बॉक्स के साथ जुड़े रहिए। बाय, अपना ख्याल रखिए।